नमस्कार, एनडीटीवी कैफे में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान बाबा, विचित सर, पुण्येंदु जी और सुमित सर। मेहमान नहीं, ये लोग रेगुलर कि क्या है सर? कंट्रीब्यूटर सदस्य हैं, सदस्य परमानेंट सदस्य हैं और कभी कभी आमंत्रित सदस्य भी आ जाते हैं। बाबा की 2 दिन बाद वापसी हुई, बाबा छुट्टी पर थे। तो बाबा, आज हम लोग हरियाणा की बात करने वाले हैं क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और आज एक महत्वपूर्ण घटना हुई वहाँ पे, जहाँ पे एक जाट बहुल पार्टी, जो जेजेपी पार्टी, जिसके पहले उप मुख्यमंत्री भी थे वहाँ पे, उन्होंने आज चंद्रशेखर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। ये इसलिए क्योंकि जो दलित वोट है, जो 20% दलित वोट है हरियाणा में, वो और जाट, जो जाटों की पार्टी है, 25% लगभग जो जाट कहा जाता है, वो दोनों एक साथ आ जाएं ताकि उनकी स्थिति इस चुनाव में बेहतर हो सके। इससे पहले INLD, जो अभय चौटाला की पार्टी, उन्होंने बसपा से गठबंधन किया था। बाबा, आपसे शुरुआत करूंगा क्योंकि ये दोनों पार्टियां, एक जाट और एक दलित, दोनों का फैक्टर एक कॉम्बिनेशन हो जाता है जो लगभग 48% के करीब पहुंच जाता है पूरे पॉलिटिक्स में। और ये परसेंटेज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये कोई पार्टी इतना कर लेती है, वोट पा जाती है, तो उसका जीतना एक तरीके से तय है। लेकिन बावजूद इसके दोनों ही क्षेत्रीय पार्टी इस चुनाव में बहुत कमजोर दिख रही है। ऐसा क्यों? यदि आप हरियाणा की राजनीति पर यदि नजर रखते हैं तो आप हरियाणा की राजनीति वहाँ पर 2 हिस्सों में साफ साफ से बटी हुई है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और उनका वोट बैंक भी उसी तरह से बटा हुआ है। कांग्रेस जो है वो जाट और दलित की राजनीति हमेशा से करती रही है। बीजेपी जो है नॉन जाट, जो छत्तीस बिरादरी है, उसकी राजनीति करती रही है। पिछले 2 चुनाव, यदि इस बार के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें तो उसके पहले के भी जितने भी चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव या उसके पहले के जो 2 विधानसभा के चुनाव बीजेपी ने जीता, उसमें क्या हुआ कि दलित जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से छिटक गया था। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस ने 5 सीटें जीती है, तो उसके बाद एक दलित वोट बैंक की उनके पास वापसी हुई है। अब वो उसी को आधार बना करके वो साथ लेकर के चल रहे हैं इस लोकसभा चुनाव में भी। अब इस पे और जो है वो कई और पढ़ते हैं, इसमें संजा का भी नाम आएगा और हुड्डा साहब का भी नाम आएगा और रणदीप सुरजेवाला का भी नाम आएगा। उनके पॉलिटिकल टसल की भी बात की जाएगी। लेकिन मोटे तौर पे अब बच गया, आपने कहा कि 25% जाट है, 20% जो है दलित है। तो ये 20% जो दलित वोट बैंक है, इस पर सबकी निगाहें हैं। हाँ। तो एक तो अभी तक ये परंपरागत रूप से जो है कांग्रेस के साथ था, बाद में बीजेपी से चला गया। बीजेपी से वापस लाने के लिए लोकसभा में वापसी हुई है। अब इस 20% में सेंध लगाने के लिए 2 जाट जो पार्टियां हैं, जो अपने आप को जाट पार्टियां कहती हैं और एक समय में थी भी, आए इन लोग एक मेन जो है ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री भी बने और उस वक्त जो है वो उनका एक वर्चस्व होता था। तो उनका अब वो कमजोर हो गए हैं जब से चौटाला नहीं रहे। चाहे अजय चौटाला की बात करें, अब अभय चौटाला की बात करें, दुष्यंत अलग हो गए, कमजोर हुए। तो ये जो है उस 20% वोट में सेंध लगाने के लिए 2 दलित पार्टियां जो हैं, एक मायावती जो है उन्होंने इनेलो से हाथ मिलाया है और जो चंद्रशेखर आजाद हैं उन्होंने दुष्यंत से हाथ मिलाया है। लेकिन आप यदि आंकड़ों के आधार पर जाएंगे तो इनका कोई उतना वोट बैंक है नहीं। यदि आप बीएसपी का वोट बैंक देखेंगे तो 3%, 3.25%, 3.5%, मैक्सिमम 4.25% तक गया हुआ है। आपको याद होगा पिछले बार इन्होंने बिश्नोई के साथ, कुलदीप बिश्नोई के साथ हाथ मिलाया था और बहुत ज्यादा सफलता विधानसभा चुनाव में उनको वैसे भी नहीं हुई थी। अब चंद्रशेखर आजाद भले ही लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं नगीना से, लेकिन उनका कितना होल्ड है हरियाणा में अभी तक इस पर कोई हमारे पास आंकड़े नहीं है जिसके आधार पर हम कुछ भी कह सकते हैं। तो आप राजनीति जो है उसी 20% के लिए, उसी 20% में कांग्रेस भी हिस्सा चाहती है, उसी 20% में इनलो और दुष्यंत चौटाला भी, जेजेपी भी अपना हिस्सा चाहती है। और ये बीजेपी को सूट करेगा कि उस 20% को आप कितना फ्रेगमेंटेड कर देते हैं जिससे कि बीजेपी को फायदा मिल जाए। बीजेपी ने खट्टर साहब को हटा दिया। खट्टर साहब पंजाबी थे, 10 से 12% वोट वहाँ पे पंजाबी समुदाय का। आपने नायब सैनी साहब को वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनाया जो केवल 2% है। कई और ओबीसी नेताओं से मेरी बातचीत हुई, वो इस बात से नाराज है कि आपने सैनी साहब को क्यों बना दिया, सैनी जाति से क्यों बना दिया, वो तो बहुत ही कमजोर है इलेक्टोरल के आंकड़ों के हिसाब से। देखें, आप पंजाबी नहीं बनाते, किसी और को बनाते। तो वो सब चीजें जो हरियाणा में चल रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हरियाणा का इस बार का चुनाव 4 जोन कंक्लूजन है। इस बार जो है मुझे लगता है कि कांग्रेस और जो जिस ढंग से अभी तक संजा को हैंडल किया है कांग्रेस आला कमान ने, मुझे लगता है कि वो अभी एक एज की स्थिति है। सुमित सर, महत्वपूर्ण बात ये है कि बगल का राज्य पंजाब है और हरियाणा, दोनों राज्यों में
जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं बहुत कमजोर होती जा रही है, चाहे अकाली दल की बात कर ले, चाहे यहाँ पे इंडिया की बात कर ले, जेजेपी की बात कर ले, जेजेपी के विधायक टूट गए। सवाल ये है कि इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड पार्टी जब अपने आप को लूज आउट कर रही हैं तो उनको एक सहयोगी की जरूरत पड़ रही है, जो वो ढूंढ रहे हैं कि सबसे बड़ी जाति का कौन है, तो उस जातियों को ढूंढ के ला रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। कारण क्या है? जो दो नेशनल पार्टियां वो जमीन इन लोगों को खरीद चुकी हैं, या इनके पास नेता नहीं है, वो जो लगाव है वो खत्म हो गया है। देखिए, कुछ मुद्दों की बात करते हैं। आंकड़े बाबा ने बहुत अच्छे बता दिए। एक तरीके से हरियाणा की राजनीति में दलित वोट कितना ज़रूरी है, ये पहले जवाब में आपको मिल गया है। अब अगर मुद्दों की बात की जाए, हरियाणा में दो ही पार्टियां रही, भाजपा कांग्रेस और चौटाला। चौटाला जिधर भी रहे, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, चाहे अपनी अपनी ताकत बनकर रहे, क्योंकि वो जाटों के नेता थे और जाटों की उसमें काम किया। कांग्रेस के पास भजन लाल थे जो कि एससी नेता थे, दलितों की तरफ से बंसीलाल। हाँ, तो मतलब मेरा कुल मिलाकर कहना है कि ये दो बड़े फ्रैक्शन रहे। और आज की डेट में अगर आप बीते 10 सालों की राजनीति की बात करें, जब से देश भर की राजनीति बदली है, तो क्या हुआ है इसको ध्यान में रखिएगा। 14 में नरेंद्र मोदी की नाम की लहर थी और हरियाणा की सब सीटें बीजेपी जीतती है। 19 की सब सीटें बीजेपी, लोकसभा की बात कर रहा हूँ, क्लीन स्वीप बीजेपी करती है। आई थिंक अगर मैं 19 में तो सही है, 14 में 1 था, 9-1 था, 14 में 9-1 था, 19 में 10 था। पूरी तरीके से जो दलित वोट था वो बीजेपी के पीछे खड़ा हो गया था, इसीलिए बीजेपी को इतनी बड़ी मेजोरिटीज मिली। फिर उसी की विधानसभा चुनाव भी साथ में होता है, 6 महीने के गैप में होता है, 14 में भी 19 में भी, उसका फायदा भी बीजेपी को मिला। अब 19 के बाद क्या हुआ, आप किसान आंदोलन देश में होता है। किसान आंदोलन की वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे दिखते हैं जो सीधे तौर पर हरियाणा और पंजाब से जुड़े हुए थे, जो इस आंदोलन का हिस्सा रहे या इस आंदोलन की वजह से परेशान रहे। दोनों जगहों की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ के सिक्के के दोनों पहलू। उनका आंदोलन से कुछ न कुछ तरीके का लगाव था। वो लोग भी इस पूरी, जब से ये पूरी किसान आंदोलन खड़ा हुआ, उनको भी ये लगने लगा, उस वर्ग को भी, कि भाई इससे मतलब नरेंद्र मोदी जो ये काम कर रहे थे वो उनके साथ नहीं थे। और इसीलिए वो दबाव कह लीजिए, यू टर्न कह लीजिए, जो कह लीजिए, सरकार को अपना फैसला किसान आंदोलन, किसान बिलों पर बदलना पड़ा, तीनों बिल पर। उसको भी एक तरीके से देखा गया। हुआ क्या, 24 के चुनाव में आपने देख लिया, 2 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, अंबाला सिरसा, जो रिजर्व सीटें हैं, दोनों कांग्रेस जीत जाती है, जो दोनों बीजेपी जीत रही थी, 19 में भी और 14 में भी, वो दोनों सीटें कांग्रेस ले लेती है। 17 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो एससी के लिए रिजर्व है, उनमें से 13 पर बीजेपी ने, कांग्रेस ने लीड की है अभी 24 के चुनावों में। 13 एससी सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। और खुद जो शैलजा जी का वो दलित नेता है, अंबाला से वो चुनाव जीती। अशोक तंवर अपने पुराने साथी जो पहले कांग्रेस में उनके साथ थे, उन्होंने उनको हराया। दलित वापस, जो राहुल गांधी ने इसको नहीं भूलना चाहिए कि बीते 2 सालों में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए, और ठीक लोकसभा चुनाव के पहले जो संविधान की बात की कि संविधान बदलने वाला है, दलितों से उनका हक छीनने वाली तैयारी चल रही है। क्यों? और ये अब आपको दलित जब आप आते हैं ना, तो ये चीज़ आपको यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, इन जगहों पर कांग्रेस के इनरोड्स जो बने हैं 24 के चुनावों में, वो वही दलित है। उन दलितों को ये लगने लगा कि राहुल गांधी ऐसा नेता है, ऐसा व्यक्ति है जो हमको शेल्टर दे सकता है, जिसके आश्रय में हम लोग जा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी कांग्रेस की जो कामयाबी हुई कि वो 50 या 55 सीटों से बढ़ के 90, 99, 98 सीटों तक कांग्रेस पार्टी लोकसभा में पहुंची, है ना। तो ये इसकी बहुत बड़ी वजह था कि दलित वर्ग जो था, जो SC ST कम्युनिटी है, वो कांग्रेस के साथ जो हुआ करती थी, वो लौट के कांग्रेस के पास आने लगी। इसीलिए आज की डेट में अगर आज़ाद समाज पार्टी और दुष्यंत चौटाला का गठबंधन हो रहा है, मायावती और अभय चौटाला का गठबंधन हो रहा है, तो ये कांग्रेस को डैमेज पहुंचाने के लिए ज़्यादा है। दुष्यंत चौटाला भले ही इंटरव्यू में ये कहें कि मैं भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, मैं इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकता हूं, क्योंकि नेता जो कहता है ना, वो कैसा करता कम ही है। नेता लोगों की ये खासियत है कि जो वो बोल देते हैं वैसा करते कम है। तो ये मैं तो इसको शक की निगाह से देख रहा हूँ कि क्या ये गठबंधन जो बना है दुष्यंत चौटाला के साथ आजाद समाज पार्टी का, ये डैमेज पहुंचाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के पास शैलजा है, कांग्रेस के पास जाट नेता के तौर पर हुड्डा है, रणदीप सुरजेवाला है,
शैलजा दलित नेता के तौर पर है, उदयभान दलित नेता के तौर पर है, अध्यक्ष है जो प्रदेश के। तो कांग्रेस जो कि एक फॉर्मिडेबल इस वक्त सिचुएशन में दिखाई दे रही है, जिसने 5 और 5 सीटें अभी बीजेपी से छीनी है, वो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में लीड ले रही है, जैसा कि बाबा ने कहा। और बीजेपी को भी लग रहा है कि जो कि नॉन जाट की राजनीति कर रही थी, नॉन एससी की राजनीति कर रही थी, उसने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई हरियाणा में, कोटे में कोटा का विरोध बीजेपी ने किया। हरियाणा में कोटे में कोटा लागू है। हरियाणा में खट्टर सरकार के वक्त पे कुछ कम्युनिटीज के लिए बहुत से एडवांटेजेस अनाउंस किए गए। एससी कम्युनिटी में एक वंचित अनुसूचित जाति अनाउंस की गई, जिसमें वो जो 36 वर्ग इसका बराबर बात की, वो सब लोग आते हैं। उन सबको, हर कैटेगरी को अलग अलग तरीके से सरकार ने बेनिफिट्स दिए। सैनी को कुछ दिया, बाजीगर को कुछ दिया, धानुक को कुछ दिया, और अलग अलग स्कीम्स के जरिए दिया। तो बीजेपी को दिख रहा था कि भाई ये चीजें जो हमसे नाराज हो गए थे उनको खुश करने की जरूरत है। तो इस पूरी लड़ाई में, इस पूरी कहानी में दिलचस्पी इस बात की है कि ये जो कोशिश जाट परिवार ने, चौटाला परिवार ने की है कि एक तरफ मायावती के साथ चले जाएं और एक चले जाए इनके साथ, क्या ये कांग्रेस को रोकने के लिए हुआ है? क्या कोई बड़ी ताकत ने इनको अलायंस के लिए मजबूर किया है, या वाकई में ये सीरियस प्लेयर है? क्योंकि अगर ये सीरियस प्लेयर है, जैसे आप ही ने कहा कि इनकी लोकप्रियता कम क्यों होती जा रही है। इतना बड़ा परिवार था देवीलाल का। देवीलाल साहब हरियाणा के सबसे बड़े नेता रहे, देश के उप प्रधानमंत्री तक बने वो वीपी सिंह के समय में। आज की तारीख में उनका परिवार आपस में एक नहीं रह पा रहा है। ओम प्रकाश चौटाला के रहते हुए, अभी गए नहीं ओम प्रकाश चौटाला, इन लोगों के बीच में ही है। अभय अलग हो गए हैं, अजय अलग हो गए हैं, दुष्यंत अपनी राजनीति कर रहे हैं और अभय के बेटे अपनी राजनीति कर रहे हैं। तो ये जो चौटाला परिवार में बंटवारा हुआ, और इसके बाद जो दलितों को मायावती कब क्या करती है सब किसी को समझ में आता नहीं है कि कहाँ जाएंगी। आजाद समाज पार्टी पहली बार अपना चुनाव जीत के नगीना में चंद्रशेखर आजाद, लेकिन हरियाणा में उनको कौन पूछ रहा है? सिर्फ इसलिए कि वो दलितों के नेता हैं, सिर्फ इसलिए कि वो नीला झंडा लेके चलते हैं, मुझे मुश्किल लगता है। मायावती का अलायंस जरूर कॉम्बिनेशन, अगर मायावती और जेजेपी होता तो मेरे लिए ज्यादा लगता कि तीसरा मोर्चा खड़ा हो गया है। पर मायावती चली गई अभय चौटाला के साथ, जिनका ऑलमोस्ट वोट बैंक जो है वो नेग्लिजिबल हो चुका है। जेजेपी ने 10 विधायक जीते थे भाई, भले अभी 4-5 लोग चले गए। जेजेपी का करीब 14% वोट आया था 19 के चुनावों में। वो अगर मायावती के साथ आता तो मुझे लगता कि वो एक वाकई में खतरा शैलजा के लिए या कांग्रेस पार्टी के लिए या हुड्डा साहब के लिए हो सकता था। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी ताकत है जो कांग्रेस के जो लग रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन में आगे चल रही है, उसको रोकने के लिए तो नहीं किया गया है। उस नजर से भी इसको देखना चाहिए। कुछ तो है, ये आप कह रहे हैं, साजिश ये शब्द आपका है। निश्चित सर, जैसे भी बात हुई, जाट समुदाय लगभग 25% वोट है, लेकिन जाट समुदाय 25%, लेकिन दलित 20% है। सवाल यह है कि जाटों के हम 4 नेता आज गिना रहे हैं, सभी लोगों को पता है कि जाट नेता तो हैं। हुड्डा साहब का तुरंत नाम है, चौटाला का नाम है, दुष्यंत चौटाला का नाम है, लेकिन दलितों का कोई नेता नहीं है। शैलजा उस लेवल पे नहीं है कि जिसको कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री बने और सभी समर्थन कर दें, क्योंकि वो कांग्रेस के अंदर ही कुछ फूट है ना। बीजेपी में कोई इस पे बाद में बात करूंगा। बीजेपी में कोई बड़ा दलित नेता, ठीक है ना, जेजेपी की पार्टी में ना। ऐसा क्यों है कि इतना बड़ा वोट बैंक होने के बावजूद भी, इतने के साल गठबंधन के बावजूद भी दलित पार्टियां उतना होल्ड नहीं कर पाए जितना जाट बहुल 25% पे कर लेते हैं, 20% वाला दलित उतना होल्ड नहीं कर पाता है। आपने कहा कि 20% दलित हैं और 25% जाट हैं। अगर इससे पलट भी होता, यानी दलित 25% होते और दलित 25% होते और जाट 20% होते, तो भी प्रभुत्व जाटों का ही होता। वो 5%, क्योंकि जाट वहाँ की सबसे प्रभावशाली जाति है, वो सदा से वहाँ राज करती आई है, और चाहे इस पार्टी की हो या उस पार्टी की। बीजेपी ने पहली बार उस मिथक को तोड़ा। कांग्रेस के समय में भी, चाहे वो बंसीलाल हो, वो जाट ही थे। भजन लाल जरूर एक ओबीसी से आते थे, बिश्नोई समाज से। तो और चौटाला के पिताजी से लेकर के पूरा परिवार तो वो जाटों का ही रहा, और हुड्डा का इधर कांग्रेस में हुड्डा का। तो असल चीज ये है कि मोमेंटम का है। अगर आपके पक्ष में मोमेंटम है तब आपका गठबंधन काम करता है, नहीं तो बहुत मजबूत गठबंधन काम नहीं करते हैं। यहाँ पर तो जेजेपी हो और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, दोनों पार्टी
जेजेपी आज 10 सीट वाली पार्टी नहीं रह गई जी। है। पिछली बार 10 सीट जीतते समय उसकी जो शक्ति थी, आज वो शक्ति उसकी नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर बाबा ने भी कहा, सुमित जी ने भी कहा जो चंद्रशेखर के बारे में, जी और दूसरी तरफ जो चौटाला की पार्टी है प्लस मायावती की, उन दोनों की भी शक्ति वहां क्षीण हुई है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और मायावती, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों अच्छी स्थिति में थे, दोनों का व्यापक जनाधार था, तब 2019 के गठबंधन में काम नहीं कर पाया, तो वहां पर ये छोटे छोटे दल गठबंधन करके काम कर लेंगे, हमें नहीं दिखता। दूसरी चीज कि मुझे ये भी नहीं लगता कि वो दोनों पार्टियां किसी के इशारे पर काम करेंगी अभी। क्योंकि बीजेपी के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बीजेपी सिर्फ ओबीसी के वोट पर अगर चाहे तो खाली चुनाव नहीं जीत सकती है। ओबीसी वहां पर कितने हैं? बस 34% मान लीजिए, तो आप 34% पर तो जीत नहीं सकते। आप बीजेपी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सुमित जी ने पहले ही कहा कि भाई दलितों ने उनको वोट दिया था, इस बार दलित उनसे नाराज दिख रहे हैं। दूसरी बात कि वहां पर दलितों के बीच से आपने नेता नहीं निकाला। सैनी ठीक है 2% या 2.5% है, लेकिन ओबीसी में आते हैं तो एक बृहत्तर जो पिछड़े वर्ग का तबका है, आप उसके नाम पर इनकैश करते हैं कि देखो हमने तो एक पिछड़े को मुख्यमंत्री बनाया। मोदी जी कोई पिछड़े में सारी पिछड़ों के तो नहीं है, एक पिछड़ी जाति से है, लेकिन आप जब मोमेंटम बनाते हैं तो कहते हैं ना कि 54% ओबीसी में से है, लेकिन दलितों के बीच से आपने नहीं निकाला बीजेपी। और दूसरी बात है कि जो पहले ही आपने जो सवाल किया था दलित वाली बात, वहां पर अब तक कोई दलित उप मुख्यमंत्री भी नहीं आपने बनाया। अगर कोई दलित उप मुख्यमंत्री भी बनाता तो अब दलितों के हाथ में जो हरियाणा की स्थिति है वो ऐसे दिख रही है कि वो भी टैक्टिक जो होती है ना, उस हिसाब से वो वोट करेंगे या करने लगे हैं। जैसे कहा जाता है मुसलमानों को, लेकिन मुसलमानों का तो एक चीज तो स्पष्ट है कि वो बीजेपी को नहीं देंगे, दूसरों को देते हैं। बीजेपी कहती है या दूसरे लोग भी कहते हैं कि नहीं देते हैं, लेकिन 2-4% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। दलितों के साथ वो स्थिति नहीं है, वो बीजेपी को भी दे सकते हैं, गैर बीजेपी को भी दे सकते हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर पैमाना माने तो उनका प्रभाव, उनका झुकाव बीजेपी की तुलना में कांग्रेस की तरफ ज्यादा है। तो अगर 20% ये हुआ, किसान आंदोलन के कारण जाट जिस तरह से नाराज है, ये जोड़ करके उनके पास कांग्रेस के पास अपर हैंड है। और कांग्रेस जमीन पर कैसे मजबूत दिख रही है, एक चीज से समझिए कि कांग्रेस के पास, आप ही ने ये स्टोरी की है कि जो नॉमिनेशन के लिए कांग्रेस पैसा मांग रही है बाबा, फिर भी 2500 कुछ आवेदन आए हैं, बीजेपी के लिए 2000 आए। तो 80 और 100 का फर्क है। बहुत फर्क नहीं होते हुए भी कांग्रेस के लिए आ रहे हैं, और हुडा के आप बातों को सुनिए तो लगता है कि वो जीत रहे हैं। कांग्रेस के अंदर वो दलित वोट कांग्रेस को मिलने के आसार दिख रहे हैं, बशर्ते कि कांग्रेस के अंदर वाले दलित आपस में न लड़ बैठे। क्योंकि उदय भान को हुडा अपनी तरफ से आगे किए हुए हैं कि ये हमारे दलित चेहरा हैं जो हमारे यशमैन की तरह होंगे, और शैलजा को लगता है कि यही मौका है कि हम अपने लिए कुछ उपाय कर लें। तो ये टसल कांग्रेस के लिए सिर्फ यही एक निगेटिव पॉइंट फिलहाल के लिए दिख रहा है, नहीं तो दलित वोटों का ऐसा नहीं लगता वहां पर कि अलग अलग समीकरण कागज पर बनने वाले वो कोई काम करेंगे। जो दो चौटाला परिवार का जो दिख रहा है उसको लेकर। पुण्येंदु जी, अभी की स्थिति में सब ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन हमने देखा है कई विधानसभा चुनाव में स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी हार जाती है। पिछले चुनाव की बात है, कहा गया कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन चुनाव परिणाम जब देखा हमने तो मामूली अंतर से हार गई, और फिर गठबंधन के साथ जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन हो गया। तो क्या ये अंदर कलह, और दूसरा ये जो अब बसपा और दोनों चंद्रशेखर की जो पार्टी जो दलितों के साथ वोट बैंक कर रही है, पॉलिटिक्स कर रही है, वो कांग्रेस को डेंट पहुंचाई है, क्योंकि बीजेपी तो नॉन जाटों की पॉलिटिक्स कर रही है शुरू से ही। तो उसकी कोशिश है कि जितना ये डिवाइड होगा उतना बीजेपी को फायदा। एक चीज खाली
कि शुरू से बीजेपी नॉन जाटों की नहीं कर रही है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जाट उसके साथ रहे। इनेलो के साथ लगातार चौटाला के साथ तो गठबंधन में रहे। बीजेपी और चौटाला गठबंधन तो पुराना गठबंधन है। जैसे शिवसेना अकाली दल के साथ बीजेपी का हुआ करता था, वैसे इन लोगों के साथ हुआ करता था। दरअसल पंजाब में जो बादल परिवार, हरियाणा में चौटाला परिवार और बीजेपी, आप देखिए चौटाला परिवार और बादल परिवार इनमें काफी एकजुटता रही है। और हरियाणा में 2 सीटें उनको भी दी जाती थी। हाँ बिल्कुल, 2 सीटें हाँ, वहाँ पे अकाली दल को भी दी जाती थी गठबंधन में। तो ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन आपने जो बात की पिछले विधानसभा चुनाव में, तो कांग्रेस को पिछले विधानसभा चुनाव में इस तरह इतनी सीटें नहीं मिली थी जितनी एक्चुअल आई हैं, 31 सीटें। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर सर्वेज में बहुत ही क्लीन स्वीप दिखा रहे थे। तो जब बाद में इतनी सीटें आई तो ये बात उठी कि अगर हुड्डा को कांग्रेस ने फ्री हैंड दिया होता, मैं यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया उस समय रहते हैं। हाँ। तो BS हुड्डा की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो वो ये रिजल्ट शायद कुछ और होता। बात ये है, अब जो बात आप कर रहे हैं कि कांग्रेस में जो आंतरिक गुटबाजी है, उस तरह की चीजें हैं। एक बात सच है कि जो मेरा भी अपना अनुभव है, मुझे लगता है कि कांग्रेस हरियाणा में जिस स्थिति में है आज की तारीख में, आप वो हुड्डा को हटा करके आप कांग्रेस वहां सरकार बना ले, सुरजेवाला या शैलजा वो करके कर ले, इतना आसान है नहीं। वहां की पॉलिटिक्स को अगर कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स पिछले कई सालों से है वो हुड्डा फैमिली के इर्द गिर्द ही है। अब वो अचानक से कांग्रेस को चेंज नहीं कर सकती, उसके लिए फिर लंबा काम करना होता है। और देखिए सीनियर हुड्डा से थोड़ा बहुत वो चलता है, लेकिन जो जूनियर हुड्डा है वो प्रियंका और के बहुत करीबी हैं, दीपेंद्र हुड्डा। तो इस नाते भी उनका एक परिवार में 10 जनपद में उनकी भी एक पैठ है। सीनियर हुड्डा का थोड़ा वो जो G23 ग्रुप जो सोनिया जी से खास देखिए ये सब डिपेंड करेगा कांग्रेस कितनी सीटें जीती है। कांग्रेसी से मैंने आज ही बात की इस पर, जब ये पर बात हुई, न्यूज में भी बात हुई थी, तो एक ने कहा कि ये डिपेंड करेगा कितनी सीटें जीतती है। उनका कहना है कि 55 से ऊपर सीट कांग्रेस जीतती है तो फिर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर कोई भी हो सकता है। राहुल गांधी किसी को भी बना सकते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन 55 से नीचे सीट आती है तो हुड्डा साहब ही बनेंगे। इट डिपेंड्स कि कितनी बड़ी मेजोरिटी कांग्रेस के पास होती है। क्योंकि देखिए हुड्डा के अपने एमएलएस भी हैं और वो अपने एमएलएस के साथ खड़े भी होते हैं। कई बार अभी देखिए वो तस्वीर वायरल हुई थी जब वो थाने में एक एमएलए को अरेस्ट किया था, तो वो जाते हैं वहां पे और वो करते हैं। कई निर्दलीय भी उनके साथ रहते हैं। कई निर्दलीय भी उनके साथ है, 24/7 वाले पॉलिटिशियन है। तो उस तरह का नेता और कोई उस ढंग का है नहीं। और इलेक्टोरल परफॉर्मेंस के हिसाब से भी आप देखिए, सुरजेवाला साहब अपने चुनाव हार गए, पिछले 2 चुनाव हारे। शैलजा जी इस बार तो जीत गए, लेकिन वो पहले वो भी हार चुकी हैं। उस हिसाब से इनका दमखम ज्यादा है। और दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि भाई वहाँ पे मेरी याद में कोई दलित शायद अभी तक सीएम बना नहीं बना है। और महिला भी कोई सीएम नहीं बना है। तो इसलिए वो मैं कहता हूं, ये डिपेंड करेगा। यदि 55 से ऊपर सीटें आई तो राहुल गांधी क्या किसको और बनाएंगे, कोई कांग्रेसी नेता मुझे साफ करा था कि हम उसके और शैलजा कोई जी जो है गारंटी इसको नहीं। छुपा भी नहीं रही है। उन्होंने तो इच्छा जाहिर की विधानसभा चुनाव लड़ने की, और उन्होंने कहा भाई हम है रेस में। पंजाब जैसा पड़ोसी राज्य में भी हो सकता है। तो ये बात सही है, लेकिन ओवरऑल आप देखिए 10 साल से एक सरकार है तो एक स्वाभाविक एंटी इनकम्बेंसी होती है। और बहुत दिनों बाद एक चुनाव में अगर जाट और दलित एक लाइन में एक पार्टी को सपोर्ट करें, छोटी मोटी घटना नहीं थी। अगर CSDS के आंकड़े देखें तो 60% से ज्यादा जाट और 60% से ज्यादा दलित वोट कांग्रेस को मिले हैं। ये बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि नॉर्मली हरियाणा की पॉलिटिक्स में दोनों एक बहुत कंफर्टेबल नहीं है एक दूसरे को लेकर के। लेकिन इसका मतलब एंटी इनकम्बेंसी उस लेवल पर रही होगी। खासकर जो खट्टर को हटाने की बात हुई है लोकसभा, ऐसे ही बीजेपी ने नहीं हटाया। जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना करीबी हो उसको आप चुनाव से पहले हटाने का मतलब आप समझते हैं कि वो एंटी इनकम्बेंसी रही होगी, तो वो है। अब वो सिर्फ 2-4 महीने में नायब सिंह सैनी क्या कर पाएंगे, क्योंकि ओबीसी फैक्टर है, लेकिन वो इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है। तो समय मतलब बताएगा। कांग्रेस की स्थितियां उस हिसाब से बेटर है, मैं मुझे लगता है। मतलब कुल मिला के ये कि कांग्रेस की स्थिति बेटर लग रही है क्योंकि 5 सीटें जीत चुकी है। और पता नहीं सर्वे भी शुरू नहीं हुए, जब सर्वे शुरू होगा पता चलेगा वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन जो भी जितने भी जातियों कॉम्बिनेशन आप बना ले, लेकिन इंतजार 4 तारीख का ही करना पड़ेगा क्योंकि उसी दिन परिणाम आएंगे, उसी दिन पता चलेगा। नहीं, आप ये बताइए वो क्या डेट बढ़ रही है क्या? सर अभी डेट बढ़ने की बात कही गई, उन्होंने मना किया इलेक्शन कमीशन से कि ऐसा कुछ अभी नहीं है। डेट तो बढ़ ही नहीं सकती ना, 6 तारीख तक की है विधानसभा होनी है 6 तारीख को। हाँ हरियाणा की ड्यू डेट है। डेट प्रीपोन्ड हो सकती है, पोस्टपोन नहीं हो सकती। हाँ तो
आगे ही बढ़ेगी पहले नहीं तो बड़ी मांग क्यों की बीजेपी पता नहीं। छुट्टियां बहुत लंबी थी तो छुट्टी नहीं, ये तो 3 नवंबर तक उनके पास था ये शायद विधानसभा का टेन्योर। नहीं मैंने पढ़ा 6 तारीख तक, ये आप लोग क्लियर अक्टूबर नहीं, वो फिर नवंबर नवंबर होगा। नवंबर। बाबा वो नवंबर है। लेकिन इन्होंने इसको जो कि साथ में कराने के लिए कर लिया है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि वो जो अगर वो प्री प्लान होगा तो इलेक्शन डेट होगी 1 अक्टूबर से करके, उनका कहना है ना वो जो 31 कर सकते weekends के पहले आसपास कर है तो सकते हैं। क्योंकि वैसे भी कभी ऐसा हुआ नहीं कि लंबी छुट्टी की वजह से चुनाव पहले या बाद में करवा दी। त्योहारों में होता है अलग बात होती है, लेकिन छुट्टियों को लेकर पहली बार ये और एक और टॉकिंग पॉइंट मिल गया व्हाट्सएप में, इस तरह से गपबाजी जैसे हम लोग कर रहे हैं कि बीजेपी हार मान गई इसलिए बोलती है डेट बढ़ा दो। खैर वो तो बाबा वैसे कहा कि 1 तारीख को जब जनता वोट करेगी और 4 तारीख को परिणाम आएंगे तभी पता चलेगा। तो आज की चर्चा में बस इतना ही, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।